आवर चैनल। आई एम योर एजुकेटर चंचल। कोशिका के बारे में जितना भी बेसिक है वो अभी तक हम पढ़ चुके हैं। क्या होती है, किस तरीके से इसमें कोशिकांग पाए जाते हैं, वो लेक्चर्स आप जरूर देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है वो। लास्ट लेक्चर हमने कोशिका चक्र के बारे में पढ़ा था, कैसी क्या घटनाएं उसमें होती है, कोशिका किस तरह से तैयार होती है विभाजन करने के लिए, तो वो लेक्चर भी आप जरूर देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका विभाजन। दो तरह से कोशिका विभाजन होता है, एक होता है समसूत्री और दूसरा होता है अर्धसूत्री। आज के इस लेक्चर में हम समसूत्री विभाजन को देखने वाले हैं, किस तरीके से ये विभाजन होता है, कौन कौन सी प्रावस्थाएं इसमें देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर है। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि कोशिका विभाजन क्यों करती है, ताकि जीव जो है वो वृद्धि कर सके। जीव जो होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, तो कोशिका विभाजन करती हैं, नई संतति कोशिकाएं बनाती हैं, जिससे जीवों में हमें वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोशिका विभाजन करती है उसे कहा जाता है जनक कोशिका। क्या कहते हैं? जनक कोशिका, या फिर आप इसे कहते हो मातृ कोशिका। जनक कोशिका या मातृ कोशिका कहते हैं। और ये विभाजन करके दो कोशिकाएं बनाती हैं, जिसे संतति कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? संतति कोशिका। ध्यान रहेगा, तो जो कोशिका विभाजन कर रही है उसे जनक कोशिका या मातृ कोशिका कहते हैं, और विभाजन करके जो दो भागों में बढ़ती है ये, इसे संतति कोशिका कहते हैं। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसे ही विभाजन कहा जाता है। यानी कि जो जनक कोशिका है वो दो असमान भी हो सकते हैं, समान भी हो सकते हैं। अगर हम समसूत्री पढ़ रहे हैं तो समान भागों में ये विभाजित होती है और इन्हें संतति कोशिकाएं कहा जाता है। ध्यान रहेगा। सबसे पहले अब बात करते हैं इसकी खोज किसने करी है। ठीक है, तो पादप कोशिका में अगर आपसे पूछा जाएगा तो स्ट्रासबर्गर आंसर होगा, और जंतु कोशिका में पूछा जाएगा तो फ्लेमिंग होगा। ध्यान रहे, सिर्फ अगर पूछा जा रहा है समसूत्री विभाजन तो आप फ्लेमिंग आंसर करेंगे, लेकिन अगर आपसे पूछा जा रहा है पादप कोशिका में तो स्ट्रासबर्गर, जंतु कोशिका में तो फ्लेमिंग। उसके अलावा समसूत्री विभाजन का ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, वो भी फ्लेमिंग ने ही दिया है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसे कायिक विभाजन भी कहा जाता है। कायिक विभाजन इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कायिक कोशिकाओं में देखने को मिलता है। यह विभाजन कायिक कोशिका में देखने को मिलता है। देखिए, दो तरीके की कोशिका होती है, एक होती है कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका। ठीक है, जनन कोशिका मनुष्य में अगर हम बात करते हैं अंड कोशिका और शुक्राणु कोशिका होती है। अगर मादा की बात करोगे तो अंड कोशिका होती है, नर की बात करते हैं तो शुक्राणु कोशिका होती है। उसके अलावा जितनी भी कोशिकाएं होती हैं शरीर में वो सभी कायिक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो कायिक कोशिकाएं कौन सी हैं? जिनमें जनन देखने को नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको कायिक विभाजन कहा जाता है। आगे क्या है? मातृ कोशिका विभाजित होती है और दो समान संतति कोशिका बनाती है। ठीक है, दो समान संतति कोशिका बनाने का मतलब क्या है कि वो आनुवंशिक रूप से समान होती है। जितनी डीएनए की मात्रा गुणसूत्र जो है एक संतति कोशिका में है, उतने ही दूसरे में देखने को मिलते हैं। इसमें जनन और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है, इसीलिए इसे समविभाजन भी कहते हैं। ये चीज ध्यान रहे, जनक और संतति जो कोशिकाएं हैं तीनों में क्या रहेगी? गुणसूत्रों की संख्या बराबर रहेगी। कैसे रहेगी वो मैं भी समझाती हूँ। तो जनक कोशिका और संतति कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ किस तरह से सेम रहता है वो देखते हैं। मान लीजिए ये मेरी कोई जनक कोशिका है या मातृ कोशिका, कुछ भी कहिए, इसके पास एकल सूत्र के रूप में गुणसूत्र है जिसे अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? एकल सूत्र के रूप में गुणसूत्र, जिसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। अब यहाँ पर जब कोशिका चक्र हमने पढ़ा था, दो अवस्थाएं होती हैं, अंतरावस्था होती है और दूसरी सूत्री विभाजन अवस्था होती है। अंतरावस्था में आती है एक संश्लेषण प्रावस्था, जिसे एस प्रावस्था भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो पूरे बनकर आ जाते हैं। यानी जो अभी तक अर्ध गुणसूत्र है, डीएनए का प्रतिकरण होता है और दोहरे सूत्र के रूप में गुणसूत्र आ जाता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसके बाद में हमारी कोशिका कहाँ जाती है? सूत्री प्रावस्था में जाती है। यानी कि
एम प्रावस्था में जाती है। अब यहाँ पर कोशिका का विभाजन होगा, वो प्रावस्थाएं कौन कौन सी होती है वो अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी आप यहाँ पर ओवरव्यू देखिए। तो अब यहाँ पर जो कोशिका है ये दोहरे सूत्र के रूप में इसके पास गुणसूत्र है, ये विभाजन करेगी, यहाँ पर दो संतति कोशिकाएं बनाएंगी और दोनों को क्या है, एक एक सूत्र दे देगी गुणसूत्र का, जिसे हम अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है, ये हमारी संतति कोशिका है। ये पहली संतति कोशिका है और ये दूसरी संतति कोशिका है। और ये क्या थी, हमारी मातृ कोशिका या जनक कोशिका। तो अब आप यहाँ पर देखिए, मातृ कोशिका की जब शुरुआत वहां कोशिका से हुई है, इसके पास भी एक सूत्र है गुणसूत्र का, जिसे अर्ध गुणसूत्र कहते हैं, और जो इसने संतति कोशिकाएं बनाई हैं उसमें भी अर्ध गुणसूत्र देखने को मिल रहा है, एक सूत्र ही देखने को मिल रहा है। अब इसी तरीके से जो ये संतति कोशिकाएं हैं ये भी आगे विभाजन करेंगी और इसी तरीके से आगे विभाजन करके संतति कोशिकाएं बनाएंगी और ये चक्र चलता रहेगा। आया समझ? अब हम बात करते हैं यहाँ पर समसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला समसूत्री विभाजन और एक होता है बंद समसूत्री विभाजन। बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। खुला समसूत्री विभाजन जो होता है वो जंतु कोशिका में देखने को मिलता है, जबकि बंद समसूत्री विभाजन जो है कवक कोशिका में होता है, जो फंजाई होती है उसकी कोशिका में होता है। अब देखिए शब्द से समझिएगा, खुला समसूत्री विभाजन का मतलब है कि जो केंद्रक आवरण है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ये हमारा केंद्रक है और ये क्या है, केंद्रक आवरण से घिरा हुआ होता है और इसके अंदर ही जो है हमारे गुणसूत्र इस तरीके से उपस्थित रहते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर गुणसूत्र अलग होते हैं तो क्या होता है, ये जो केंद्रक आवरण है ये टूट जाता है, ये हमें देखने को नहीं मिलता। तो एक तरीके से क्या है, गुणसूत्र खुले रूप में है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, खुला समसूत्री विभाजन कहेंगे, जो जंतु कोशिका में होता है। लेकिन अगर हम बंद समसूत्री विभाजन की बात करें जो कवक कोशिका में होता है, यहाँ पर केंद्रक आवरण बना रहता है, यानी कि ये जो आवरण है वो टूटेगा नहीं, गुणसूत्र इसके अंदर ही अलग हो जाएंगे। आया समझ? अब देखिए समसूत्री विभाजन दो चरण में देखने को मिलता है। एक होता है केंद्रक विभाजन, दूसरा होता है कोशिका द्रव विभाजन। सबसे पहले तो क्या होगा, जो केंद्रक है वो विभाजित होगा, दो संतति कोशिकाओं में जाएगा और उसी तरीके से कोशिका द्रव का विभाजन भी होगा और वो दो संतति कोशिकाओं में जाता है। केंद्रक विभाजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें चार प्रावस्थाएं देखने को मिलती है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था। ठीक है, पूर्वावस्था को हम कहते हैं प्रोफेज, मध्यावस्था को कहते हैं मेटाफेज PM, पश्चावस्था को कहते हैं एनाफेज और अंतावस्था को कहते हैं टिलोफेज। इनका सीक्वेंस ध्यान रखिएगा, क्रम ध्यान रखिएगा, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, PMAT, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज। और कोशिका द्रव विभाजन जो होता है वो तो कोशिका द्रव का विभाजन है, एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले केंद्रक का विभाजन देखने को मिलता है, उसके बाद में कोशिका द्रव का विभाजन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले केंद्रक विभाजन में जो अवस्था आती है उसे पूर्वावस्था कहा जाता है, यानी कि प्रोफेज। ये सबसे लंबी और प्रथम अवस्था होती है। अभी तक गुणसूत्र जो थे वो एक दूसरे में गुथे हुए थे। ठीक है, यहाँ पर जब इसकी शुरुआत होने लगती है तो गुणसूत्र का संघनन होने लगता है और हमें वो द्रव जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। तो इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये शुरुआती अवस्था है, गुणसूत्र जो है वो कुछ इस तरीके से है और ये यहाँ पर केंद्रिका भी उपस्थित है। ये शुरुआती दौर है, अभी तक इसमें केंद्रिका हमें दिखाई दे रही है और ये हमारा गुणसूत्र वाला भाग है जो एक दूसरे में क्या है, गुथा हुआ सा दिखाई दे रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे छोटा सा हमारा तारक केंद्र उपस्थित है। अब क्या होगा, जब धीरे धीरे आगे अवस्था बढ़ेगी तो गुणसूत्र जो होंगे वो हमें यहाँ पे हल्के हल्के से इस तरीके से दिखाई देने लग जाएंगे और जो तारक केंद्र है, ये इस तरीके से जो तारक केंद्र है ये विपरीत ध्रुव पर जाने लग जाएंगे। ये इधर आ जाएगा और ये इधर आने लग जाएंगे और इनके बीच में क्या है, ये थोड़ा थोड़ा तर्कु तंतु का निर्माण होने लग जाएगा। जब आखिरी में अवस्था आएंगी तो ये बिल्कुल विपरीत ध्रुव पर चले जाएंगे। ये हमारे गुणसूत्र हमें इस तरीके से यहाँ दिखाई देने लग जाएंगे और इनके बीच में क्या है, ये तर्कु तंतु का निर्माण हो जाएगा इस तरीके से।
आया समझ में? जब आप यहाँ पर आते हो, अंत में आते हो, तो गोल्जी उपकरण, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, अंतःप्रदवी जालिका, ये सब गायब हो जाती है। यहाँ तक केंद्रक झिल्ली दिख रही थी, अब देखिए यहाँ पर झिल्ली भी गायब हो गई, गोल्जी उपकरण भी चला गया, केंद्रिका भी नहीं है, अंतःप्रदवी जालिका सब गायब हो गए। सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है? गुणसूत्र दिखाई दे रहा है, तारक केंद्र दिखाई दे रहे हैं, तर्कुतंतु दिखाई दे रहे हैं। याद रहेगा। अब पूर्वावस्था के बाद में जो दूसरी अवस्था आती है वो मध्यावस्था आती है, जिसे हम मेटाफेज भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर गुणसूत्र कोशिका द्रव में फैल जाते हैं और स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। बेटा ध्यान रखना, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी अवस्था होती है जिसमें गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं, या फिर किस प्रावस्था में आप गुणसूत्र की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं, तो वो मध्यावस्था होती है। ध्यान रहेगा। अब यहाँ पर क्या है, गुण देख सकते हैं आप, गुणसूत्र जो है वो हमें अच्छी तरह से दिखाई दे रहे हैं। गुणसूत्र बिंदु जो होता है, जहां से गुणसूत्र एक दूसरे से ये इस तरीके से जुड़े रहते हैं, इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, ये बीच वाला। इसी पे एक बिंब आकार की संरचना होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? काइनेटोकोर कहते हैं। और तर्कुतंतु यहीं से जुड़ते हैं, ये वाला जो भाग होता है इसे काइनेटोकोर कहते हैं, और जो तर्कुतंतु होंगे वो यहीं पर आकर जुड़ेंगे। अब जो इस ध्रुव पर उपस्थित है, ये कुछ इस तरीके से हमारे गुणसूत्र हैं। ठीक है, ये यहाँ पर काइनेटोकोर है। अब यहाँ पर ये वाला जो हमारा तारक केंद्र है, एक तारक केंद्र यहाँ पर है। अब यहाँ से जो हमारे तर्कुतंतु निकल रहे हैं वो इधर वाले से जुड़ेंगे। ठीक है, और जो इधर से निकल रहे हैं वो इधर से जुड़ेंगे। तो एक अर्ध गुणसूत्रों को इधर की तरफ जाएगा और दूसरा अर्ध गुणसूत्र जो है वो इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, दोनों ने दोनों ध्रुव से उसे पकड़ लिया है। फिर क्या होता है, जब अंत आने लगता है, मध्यावस्था की आखिरी अवस्था आती है, तब क्या होता है, यहाँ पर ये मध्य पटलिका पर जुड़ जाते हैं। देख सकते हो आप, एकदम बीच में आके ये गुणसूत्र जो है वो जुड़ जाते हैं। ठीक है, मध्यावस्था के बाद में आती है पश्चावस्था, जिसे हम एनाफेज भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा था मध्यावस्था में कि गुणसूत्र जो है वो बीच की पट्टी पर आके जुड़ गए हैं। ये बीच की पट्टी है और ये गुणसूत्र जो है भाई इस तरीके से आकर जुड़ गए हैं हमारे, ये किधर से है और ये किधर से है। ठीक है, और यहाँ से जो है वो तर्कु तंतु से जो है ये कुछ इस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, इन्होंने अर्ध गुणसूत्र को एक दूसरे के से जो है अलग कर लिया है। यहाँ पर मध्य पटलिका है, ये यहाँ पर आकर जुड़ गए, तो अब ये क्या है, ये इसको इधर से खींचेगा, ये इसको इधर से खींचेगा, तो ये इस तरीके से गुणसूत्र क्या है, एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे, संतति अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र बिंदु भी यहाँ पर अलग हो जाएंगे, जिससे क्या है, ये एक दूसरे से अलग हो जाए और कहाँ चले जाते हैं, विपरीत ध्रुव पर चले जाते हैं। जिस तर्कुतंतु ने इधर वाले को पकड़ा था वो उधर ले गया, इधर वालों को इधर ले गया, तो जो बीच में थे वो अलग होकर इन ध्रुवों की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, सबसे आखिरी अवस्था आती है अंतावस्था। ठीक है, जिसे हम टेलोफेज कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है, गुणसूत्र पूरी तरीके से विपरीत ध्रुव पर चले जाएंगे, तर्कुतंतु ने खींच के जो है वो दोनों विपरीत ध्रुव पर ले जाएंगे। ठीक है, और गुणसूत्र अब वापस से क्या होंगे, असंघनित होने लग जाएंगे। जो वो अलग अलग हमें दिखाई दे रहे थे, अब वो दिखाई देना जो है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। दोनों गुणसूत्र जो मतलब ध्रुवों पर गए हैं, वापस से वहां पर केंद्रक झिल्ली आ जाएगी, केंद्रिका का निर्माण हो जाएगा। यानी कि जो पूर्वावस्था में सारी चीजें खोई थी वो वापस अंत्यावस्था में बनने लगती है, ताकि कोशिका जो है वो बिल्कुल वैसी ही लगे जैसी जनन कोशिका थी। ठीक है, गोल्जी उपकरण, ईआर, वो सभी कुछ वापस आने लग जाते हैं। तो देखो ये यहाँ पर इस तरीके से जो है ये कोशिका दो वहां पर बनने लग जाती हैं। ठीक है, दोनों ध्रुवों पर ले गए, एक एक को जनन कोशिका में भी हमने देखा था एक ही था, तो क्या होगा, ये दोनों को अलग अलग करके दोनों ध्रुवों पर ले जाएंगे। इनके बीच में ये जो है केंद्रक झिल्ली वापस बनने लगेगी, जिससे जब वो अलग हो तो वो दोनों अलग कोशिकाएं बन सके। देखो जैसे यहाँ पर एक बार समझा देती हूँ, ये मेरी जनन कोशिका है, मातृ कोशिका है। सबसे पहले क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, मतलब कि डीएनए का प्रतिकरण होगा। ठीक है, प्रतिलिपि उसकी बनकर आएगी, कॉपी बनकर आएगी। उसके बाद में जब कोशिका का विभाजन होगा, ये मेटाफेज वाली अवस्था है, जिसमें अब ये जो है दोनों अलग अलग चले जाएंगे। तो देखिए ये यहाँ पर अलग अलग चलेगा और लास्ट में क्या होगा, यहाँ पर दो संतति कोशिकाएं इस तरीके से बनकर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो संतति कोशिकाएं हैं बिल्कुल अपनी मातृ कोशिका जैसी ही दिखाई दे रही है। ठीक है,
तो अब हम बात कर लेते हैं कोशिका द्रव का विभाजन कैसे होगा। केंद्रक विभाजन तो हमने समझ लिया भाई किस तरीके से वो अलग हुआ है। कोशिका द्रव का विभाजन कैसे होगा, दो तरीके से होता है, जंतुओं में अलग होता है, पादप कोशिका में अलग होता है। ऐसा क्यों है, जंतुओं में अलग तरीके से हो रहा है, पादप कोशिका में अलग तरीके से? क्योंकि जंतुओं कोशिका में क्या है, कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होती, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि जंतुओं में किस प्रकार से होता है। इसमें जो है कोशिका खांच के द्वारा होता है। जैसा कि मैंने बताया कि जंतुओं में क्या है, कोशिका जो भित्ति है वो उपस्थित नहीं है, जिसके कारण क्या होगी, उसकी जो बाहर वाली सतह होगी कोशिका की वो लचीली होगी, क्योंकि कोशिका भित्ति क्या है, दृढ़ बना देती है कोशिका को, लेकिन जंतुओं में तो वो नहीं है, तो उसकी बाहरी सतह कैसे है, लचीली है। तो जैसे मान लेते हैं ये कोई जंतु कोशिका है, अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि बाहरी सतह इसकी लचीली है, तो यहाँ पर इस तरीके से खांच जो है वो बनने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से खांच जो है वो बनने लगेगी, संकुंचन होने लगेगा, और धीरे धीरे क्या है, ये सेंटर की तरफ, केंद्र की तरफ जो है वो इस तरीके से आगे बढ़ने लगेगा, और धीरे 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 क्या होगी, ये दो कोशिकाएं यहाँ पर बनकर आ जाती हैं। ठीक है, केंद्र का विभाजन तो हो चुका है, तो ये केंद्रक हम इस तरीके से विभाजित बता देते हैं। आया समझ में? अब यहाँ पर ध्यान रहे, कोशिका खांच से जंतुओं में इसलिए हो पाया क्योंकि बाहर की तरफ जो है दृढ़ कोशिका भित्ति नहीं थी, सतह लचीली थी, वहां पर क्या हुआ, गोलाकार खांच बनी, धीरे धीरे वो जो है मध्य भाग की तरफ आई, केंद्र की तरफ आई, यहाँ पे है ना, दिख रहा है, और इस तरीके से ये दो संतति कोशिकाएं बनकर आ गई। ध्यान रहेगा। अब बात करते हैं कि पादपों में क्या होता है। जैसा कि हमें पता है भाई, पादपों में तो बाहर कोशिका भित्ति है, दृढ़ कोशिका भित्ति है, वो तो बाहर से जो है कोई भी संकुंचन देखने को नहीं मिलेगा। तो उस केस में क्या होता है, मान लीजिए ये मेरी पादप कोशिका है, केंद्रक का विभाजन हो चुका है, अब इसमें क्या होता है, अंदर की तरफ से मध्य भाग में यहां पर से क्या है, कोशिका पट्टी का निर्माण होने लगता है। क्या कहते हैं इसे, कोशिका पट्ट। और ये कोशिका पट्ट कौन बनाता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, जब कोशिकांग मैंने पढ़ाए थे, जब ये चीज मैंने बताई थी कि इसका निर्माण कौन करता है। ठीक है, तो क्या होगा, एकदम बीच भाग से ये कोशिका पट्ट बनने लगेगा, और जो धीरे धीरे जो है परिधि की तरफ आने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये परिधि की तरफ आने लगेगा, सेल प्लेट कोशिका पट्ट, और क्या होगा, ये दो कोशिकाएं यहाँ पर बनकर इस तरीके से आ जाएंगी। आया समझ में? तो आज के लेक्चर में इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ समसूत्री विभाजन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम अर्धसूत्री विभाजन पढ़ने वाले हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।